एक राहगीर कहीं जा रहा था अपनी बाइक से, लेकिन तभी उसे एक गांव के किनारे रोड पर एक चाय की दुकान दिखाई देती है। अब सर्दियों का समय था तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना एक चाय पी ली जाए और उसके बाद आगे का सफ़र तय किया जाए। तो इसी वजह से वह अपनी बाइक को वहीं पर रोक देता है और उस चाय की दुकान पर जाकर एक चाय के लिए बोल देता है। चाय वाला उसके लिए चाय बनाने लगता है और वह जो राहगीर था वह इधर उधर देखने लगता है। थोड़ी ही देर में वहां पर उसे उस गांव के अंदर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है और उस व्यक्ति को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक बुजुर्ग महिला को अपनी गोदी में उठा रखा था और उसे लेकर वो उस दुकान की तरफ चला आ रहा था। देखते देखते वह व्यक्ति उस दुकान पर पहुंच जाता है और उस दुकान वाले से छोटा मोटा खाने का सामान लेकर वहां से वापस उसी गांव की तरफ चला जाता है। अब यह सब कुछ देखकर वह राहगीर बड़ा ही हैरान है और उस चाय वाले से उस व्यक्ति के बारे में पूछने लगता है। अब जो चाय वाला होता है उस राहगीर को उस व्यक्ति की कहानी सुना देता है और इस कहानी को सुनने के बाद वह राहगीर बड़ा ही हैरान हो जाता है। कौन था वह व्यक्ति जो उस महिला को अपनी गोद में उठाकर घूम रहा था और क्या ऐसी कहानी थी जिसे सुनने के बाद वह राहगीर पूरी तरह से हैरान हो गया था। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव के अंदर दो पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम रामकिशन है और पत्नी का नाम है चंद्रा। चंद्रा और रामकिशन दोनों खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक छोटा सा दुख है। दरअसल चंद्रा और रामकिशन की शादी को काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी उन्हें कोई बच्चा नहीं है और यह बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान किया करती है। इस बात को सोच सोचकर कभी कभी तो पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को समझाकर ऐसे हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लगभग शादी के 8 से 9 साल बाद अचानक से चंद्रा को पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई है और कुछ दिनों बाद उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। इस बात की खबर जैसे रामकिशन को चलती है तो वह भी इस बात की खुशी मनाता है और सोचता है कि अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अब हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे चंद्रा की डिलीवरी का समय आ जाता है और चंद्रा ने एक लड़के को जन्म दिया था। उस बच्चे को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश होते हैं और इसके बाद वो लोग उसका लालन पालन करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि परिवार को किसी की नजर लग गई, ऐसी ही बुरी नजर इस परिवार को लग जाती है। अचानक से एक दिन किसी हादसे से रामकिशन की मौत हो जाती है और उसके बाद परिवार के अंदर केवल चंद्रा और उसका बच्चा रह जाता है। बच्चा अभी ज्यादा बड़ा नहीं था, वह अभी गोद में ही था और उसका नाम उन दोनों ने मुकेश रखा था। लेकिन मुकेश की किस्मत फूटी थी, इसी वजह से उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और इसके बाद जो चंद्रा थी वो अकेली अपने बेटे को पालने के लिए वहां पर रह गई थी। वह काफी विलाप करती है अपने पति की मौत का, लेकिन जो हो गया था उस पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। इसके बाद कुछ दिनों तक तो गांव के कुछ लोग उनकी मदद कर देते हैं और उनको सहारा देते हैं ताकि वह अपने आप को इस दुख की घड़ी से बाहर निकाल सकें। लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग पीछे हटने लगते हैं जब रामकिशन की मौत को काफी दिन हो जाते हैं। इसके बाद चंद्रा अपने बेटे का पालन पोषण करने का खुद फैसला करती है और मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पालने पोसने लगती है। वह सोचती है कि कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपने बेटे को अच्छी परवरिश देनी है और उसे पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाना है। इसी बात को सोचकर चंद्रा अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया करती ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी सी जिंदगी जिए और उसे इधर उधर काम ना करना पड़े। बेटे की अगर कोई छोटी मोटी ख्वाहिश हुआ करती तो चंद्रा दिन रात एक करके मेहनत किया करती और मेहनत करने के बाद अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा कर दिया करती। अचानक से उसी दौरान बच्चों के लिए एक अलग डिजाइन के जूते चलते हैं और बेटा जो मुकेश होता है वो फिलहाल स्कूल जाया करता है और अपनी माँ से उन जूतों की डिमांड कर देता है। अब उसी टाइम पर माँ की जो चप्पलें थी वो भी टूट गई थी, लेकिन वो अपने बेटे की जिद को समझते हुए अपनी चप्पलों को ऐसे ही छोड़ देती है और बेटे के लिए उन जूतों को खरीद लेती है। बेटे को उसने नए डिजाइन के जूते पहना दिए थे, लेकिन उसकी खुद की चप्पलें टूट गई थी और चप्पलें नीचे से इतनी घिस गई थी कि उसका पैर उनमें से नीचे घिसने लगा था। लेकिन बेटे की खुशी के आगे ये दर्द जो उसको चलने में होता है वो उसे बिल्कुल भी नहीं लगता और वह सोचने लगती है कि मेरे बेटे की इच्छा तो पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा दर्द सहन कर लूंगी। यानी कि जो चंद्रा है उसने बड़ी मुसीबतों से अपने बच्चे को पाला है और पाल कर वह उसे एक नेक इंसान बनाना चाहती है। धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ साथ उसका बेटा 12वीं क्लास में आ जाता है और अब तक वह अपने परिवार की कंडीशंस को भी समझ गया था। 10वीं क्लास से उसने धीरे धीरे मेहनत करना चालू कर दिया था और अपनी माँ को सहारा देने
देने लगा था। जैसे उसकी 12वीं क्लास कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह अपने लिए कोई काम ढूंढना चाहता है ताकि उसकी माँ को आराम मिल सके, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने अपनी माँ की हालत को देखा है और उसे देखकर वो बहुत कुछ समझ चुका है। अभी तक माँ की उम्र लगभग 52 साल हो चुकी थी, क्योंकि उसको काफी लेट ये बच्चा हुआ था और उसके बाद उसने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, तो इसी वजह से वह काफी ज्यादा बुजुर्ग दिखने लगी थी। इसके बाद बेटा इधर उधर अपने लिए नौकरी ढूंढता है और एक छोटी सी कंपनी में उसे एक नौकरी मिल जाती है। जैसे उसे नौकरी मिलती है तो उसके बाद यह खुशखबरी वह अपनी माँ को देखता है और माँ इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। कहती है कि वाह बेटा वाह, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया और बहुत ही अच्छा हुआ जो तू नौकरी लग गया, क्योंकि अब मैं भी बुजुर्ग हो चली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी शादी कर दूं, जिससे मैं तुम्हारे बच्चों को भी खिला सकूं। वैसे भी अब काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली हूँ, न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और वो मुझे अपने पास बुला ले। इस बात को सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद माँ अपने बेटे को समझाती है और माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। अब जैसे ही बेटा नौकरी लगा था तो माँ को अब उसकी शादी की चिंता होने लगती है और वह उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है। इधर उधर लड़की ढूंढने पर उसे एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है अर्चना। अर्चना जो कि पास ही के गांव के रहने वाली थी और अर्चना के माता पिता का कहना था कि अर्चना बड़ी ही संस्कारी लड़की है और उसके अंदर कैसी भी कोई बुराई नहीं है। इसके बाद माँ अर्चना को अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है और अब तक उसने काफी सारे रुपए पैसे ऐसे बचा कर रखे थे जिन पैसों से वो अपने बेटे की शादी कर सके और उसका जीवन खुशियों से भर सके। इसके बाद जो माँ होती है अपने बेटे मुकेश की शादी अर्चना से करा देती है और शादी होने के बाद अर्चना दुल्हन बनकर मुकेश के घर में आ जाती है। अब सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। अर्चना मुकेश की माँ का अच्छे से ख्याल रखा करती और घर को साथ संभाल कर रखा करती। ज्यादा बड़ा तो उनका घर नहीं था, एक छोटा सा कच्चा सा मकान बना हुआ था जिसके अंदर वह परिवार अपना जीवन व्यतीत किया करता था। धीरे धीरे करके मुकेश कुछ पैसे जमा करता है और उन पैसों से घर के अंदर एक और कमरे का निर्माण करा देता है जिसके अंदर वो और भी अच्छी तरह से रह सके। मुकेश अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है और उसकी खुशियों के लिए छोटे छोटे काम करते रहा करता है, जैसे कभी माँ के लिए कोई नया कपड़ा लाना या माँ के लिए चप्पल जूते लाना। यानी कि इस परिवार के अंदर कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। बुजुर्ग माँ है, उससे बेटा और बहू प्यार किया करते हैं और माँ भी अपने बच्चों पर अपनी जान न्यौछावर किया करती है। मुकेश की शादी को 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था और 5 साल बाद जो मुकेश की पत्नी अर्चना होती है वो गर्भवती हो जाती है। अब इसके बाद जैसे ही उसकी पत्नी गर्भवती होती है तो वह अपनी कंडीशंस के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि अब तक जो पैसे बचाए थे उनसे तो मैंने मकान बना लिया और अब जो पैसे मैंने अब तक बचाए हैं उन पैसों को बच्चे के परवरिश में लगा दूंगा और इस तरीके से तो हम जीवन भर ऐसे ही रह जाएंगे। इन सभी बातों को सोच सोचकर मुकेश थोड़ा सा परेशान रहने लगा है और ये बात मुकेश की मां चंद्रा भाप लेती है। जैसे वो घर आता है और उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देती है तो माँ अपने बेटे को अपने पास बैठा लेती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो मुकेश अपनी मां से टाल मटोल कर देता है और उन्हें इन सब चीजों के बारे में महसूस नहीं होने देता। कुछ दिनों बाद मुकेश के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसे पाकर पूरा परिवार बड़ा ही खुश होता है। लेकिन जो मुकेश था अब तक भी उसके दिमाग में वो बातें चल रही थी कि इस तरह से कैसे होगा, मैंने भी यही जिंदगी जी है और मेरा बच्चा भी यही जिंदगी जिएगा, तो मुझे ऐसा नहीं होने देना है। इसके बाद मुकेश इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है और छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करने लगता है। थोड़े बहुत पैसे वो जमा किया करता और उनसे कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाया करता, लेकिन किसी कारण से वह बिजनेस उसका चल नहीं पाता है और उसे निराशाओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों से वह और भी ज्यादा उदास हो जाता है और इसी उदासी में वह ऐसे ही मायूस सा घूमने लगता है। एक दिन वह अपनी कंपनी से निकलता है ऐसी मायूसी की सी हालत में और कंपनी के बाहर बनी हुई चाय की दुकान पर बैठ जाता है। वहां पर अक्सर कंपनी में जो वर्कर काम किया करते थे वो वहां पर बैठकर चाय की चुस्कियां लिया करते थे और एक दूसरे से घंटों तक बातें कर लिया करते थे। तो वह वहां पर बैठता है और तभी वहां पर एक कंपनी का पुराना वर्कर आता है जो काफी दिनों पहले कंपनी की नौकरी छोड़कर कहीं चला गया था, लेकिन आज जब वो इस चाय की दुकान पर आता है तो उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी होती है और उसका देखने से लग रहा था कि इसके पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं और अब इसे पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। वह वहां पर आता है और वहां पर सभी से बात करने लगता है तो लोग उससे पूछने लगते हैं कि भाई तूने ऐसा क्या किया, क्या कोई चोरी कर ली है जो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास हैं। तभी जो वह व्यक्ति होता है उसका नाम शेखर होता है। शेखर सभी को बताता है कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है,
है, दरअसल मैं दुबई चला गया था और वहां पर काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और वहीं से पैसे कमाने के बाद मैंने अपने लिए इतने सारे ऐशो आराम कर लिए हैं और एक बार मैं गया और उसके बाद मेरे पास ढेर सारे पैसे हो गए। इस बात को सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और मुकेश भी बैठा बैठा उसकी इस बात को सुन लेता है। इसके बाद वह व्यक्ति वहां से जाने लगता है, तभी मुकेश जाकर उससे बात करने लगता है। बातों ही बातों में वह उससे पूछ लेता है कि भाई दुबई कैसे कैसे जाया जाता है और कितने पैसे का खर्च आता है। तो वह व्यक्ति उसे वहां जाने का प्रोसीजर बता देता है और कहता है कि अगर कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो आने जाने का खर्चा भी वही अरेंज करा देते हैं और आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। इस बात को सुनने के बाद मुकेश की चाहत है कि अब दुबई जाए और दुबई जाकर ढेर सारा पैसा कमाए। इस बात को दिमाग में लेकर वह अपने घर पहुंचता है और घर अपने परिवार के साथ इस बात को बतियाने लगता है। जब परिवार के साथ वह बतियाता है तो उसकी माँ तो उसे मना करती है, लेकिन जब वो कहता है कि माँ अगर हम इसी तरह से रहेंगे तो हमारा जीवन तो ऐसे निकल ही जाएगा, लेकिन हमारे बच्चों का जीवन भी ऐसे ही हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और क्यों ना मैं विदेश चला जाऊं और वहां पर मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद माँ भी मान जाती है और उसकी पत्नी तो पैसों का नाम सुनते ही पहले ही मान गई थी। अब मुकेश अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने बच्चे को छोड़कर वहां से दुबई के लिए चला जाता है और पैसे कमा कमा कर इंडिया में अपनी पत्नी के पास भेजता रहता है। अब धीरे धीरे मुकेश को वहां पर काम करते हुए 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर मुकेश ने ढेर सारा पैसा कमा लिया था, जिसमें से जरूरत के हिसाब से तो वह अपने घर भेज दिया करता और बाकी पैसों को अपने पास ही वहीं पर बैंक में जमा कर लिया करता। इसके बाद मुकेश का जब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी कंपनी का जो मालिक होता है वो उससे 2 साल और ज्यादा मेहनत करने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और उससे तुम्हें और भी ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब मुकेश पहले तो देखता है कि उसके पास जितने पैसे हैं वो काफी हैं, इतना ही काफी, अब चलता हूं अपने देश। लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में लालच आ जाता है और इसी लालच के चलते वह 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और साइन कर देता है और अपने वीजा को एक्सपेंड करवा लेता है। उसका मालिक उसका वीजा एक्सपेंड करा देता है और वहीं पर रहकर मुकेश 2 साल तक और काम करता है। वह अपने परिवार वालों के पास पैसा भेजता रहता और वहीं पर रहकर दिन रात एक करके मेहनत करता रहता। अब तक मुकेश का बेटा 5 साल का हो गया था और धीरे धीरे उसके 2 साल भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब जैसे 4 साल हो जाते हैं तो 4 साल बाद मुकेश दुबई से वापस लौटता है और वापस आने के बाद अपने घर जाता है और सोचता है कि अपने परिवार से मिलूंगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही मन लगेगा उनसे बात करने में। लेकिन घर जाकर जो कुछ भी वह देखता है उसे देखते ही उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि जैसे वो घर के अंदर एंटर करता है तो उसकी पत्नी मिलती है जो कि अच्छी तरह से सज संवर कर तैयार होकर घर के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन उसे घर के अंदर उसकी माँ दिखाई नहीं देती है। अब इसके बाद वह अपनी पत्नी से अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है तो उसकी पत्नी उसे उसकी माँ के बारे में बताती है और एक कमरे की तरफ इशारा करके कहती है कि माँ तो उस कमरे के अंदर बंद है। मुकेश जैसे उस कमरे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस कमरे का बाहर से ताला लगाया गया था। अब अपनी पत्नी को ताला लगाने का कारण पूछता है तो उसकी पत्नी उसे बताने लगती है कि माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और वह पागलों की सी हरकतें करने लगी। मैंने कई बार डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि इन्हें वैसी कोई बीमारी नहीं है, दिमाग की बीमारी है, ये छोटी छोटी बातों से डर जाया करती हैं। इसी वजह से मजबूरन मुझे इन्हें यहाँ पर बंद करना पड़ता है, क्योंकि बार बार तुम्हारा नाम लिया करती हैं और यहाँ से भागने के लिए कहा करती हैं। इसके बाद मुकेश फौरन से उस ताले को खोलता है और कमरे के अंदर जैसे अपनी माँ की हालत देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इधर उसकी माँ चंद्रा एकदम से जैसे अपने बेटे को देखती है तो एकदम से अपने बेटे के गले लिपट जाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। कहती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती और तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया। अब माँ की इतनी खराब हालत देखकर बेटा फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि माँ चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैंने ढेर सारे पैसे कमाए हैं, उन पैसों की वजह से अब मैं यहीं पर तुम्हारे पास रहूंगा। माँ इधर उधर की बातें करने लगती है और इन बातों को सुनने के बाद बेटे का दिमाग पूरी तरह से खराब होने लगता है और वह सोचने लगता है कि मैंने गलत किया जो मैं अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से चला गया और मेरी वजह से ही मेरी माँ की ऐसी हालत हुई है। उसके बाद मुकेश अपनी माँ के साथ वहां पर रहने लगता है और जब भी मुकेश अपनी माँ से दूर जाने की कोशिश करता है या घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो माँ एकदम से उसे रोका करती और झट से उसकी गोदी में बैठ जाया करती। कहती है कि नहीं बेटा, तू जहां भी जा रहा है मुझे अपने साथ ले जा और मुझे यहाँ पर नहीं रहना, और ऐसा कहते हुए वो बार बार डरा करती थी।
अब इस बात को देखकर मुकेश काफी ज्यादा परेशान होता है और इसके बाद अपनी माँ को लेकर एक दिमाग के डॉक्टर के पास चला जाता है। माँ उसकी गोदी में बैठती है और गोदी में बैठकर ही उस डॉक्टर साहब के पास जाती है। अब जब डॉक्टर साहब देखते हैं कि ये इस तरह से आ रही है तो वह देखते ही समझ जाते हैं इसकी हालत और इसकी बीमारी के बारे में उन्हें पहले से अंदेशा हो गया था। इसके बाद वह मुकेश की माँ का छोटा मोटा टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद मुकेश को इन सब का कारण बता देते हैं। वह कहने लगते हैं कि तुम्हारी माँ को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया गया है और इसी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है, क्योंकि उसकी माँ बार बार डरा करती थी और अपने बेटे से दूर बिल्कुल भी नहीं होना चाहती थी। अब जब बेटा इन सभी बातों को सुनता है तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन माँ फिलहाल उसे कुछ बताने की कंडीशन में नहीं थी। उसके बाद उसका शक उसकी पत्नी पर जाता है और वह सोचने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी ने तो ये सब कुछ नहीं किया जिस वजह से माँ की ऐसी हालत हो गई है। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, पत्नी तो बहुत अच्छे से माँ का ख्याल रखती है और वो ऐसा भला क्यों करेगी, क्योंकि जब से मुकेश आया है वो आगे पीछे घूम रही है और माँ को अच्छी तरह से नहला धुलाकर रखा करती है। मुकेश डॉक्टर साहब से उनका इलाज चलाने के लिए कह देता है और अपनी माँ को लेकर वहां से वापस चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनका लंबा इलाज चलेगा और तब तक आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना है ताकि इनकी हालत में सुधार जल्दी से आ सके। इसके बाद मुकेश अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने लगता है। कहता है कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और इसी वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसों में ऐसा ही हो जाया करता है। लेकिन पत्नी उनसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल जब से तुम गए हो जब से बार बार तुम्हें याद किया करती हैं और तुम्हें याद करने की वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। इस बात को सुनकर पति सोचता है कि हो सकता है ऐसा भी हो गया हो। इसके बाद मुकेश अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखा करता है और एक दिन जब उसकी पत्नी मार्केट सामान लेने के लिए गई थी और उसका बच्चा उसके पास खेल रहा था तो वह अपने बेटे से पूछने लगता है कि बेटा, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या क्या हुआ करता था घर में। अब इस बात को सुनकर उसका बेटा जो बड़ा ही मासूम था वह पूरी सच्चाई अपने पिता को बता देता है। वह कहता है कि मम्मी अच्छे से घर के अंदर रहा करती थी और जब भी दादी उनसे कुछ कहा करती थी या मांगा करती थी तो वह उन्हें धमका दिया करती और कभी कभी तो पापा वो दादी पर पिटाई भी लगा दिया करती थी और कहा करती थी कि बुढ़िया इसी के लायक है। और जब माँ आपका नाम लेकर पुकारा करती तो वह उसे धमका दिया करती और इस कमरे में बंद कर दिया करती। इस बात को सुनकर मुकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी वो पत्नी जिस पर उसे पूरा विश्वास था वो उसके साथ विश्वासघात कर रही थी। इसके बाद वह और भी अपने बच्चे से पूछने लगता है और बच्चे ने पूरी सच्चाई उसके सामने रख दी थी। अब जैसे उसकी पत्नी वापस आती है तो वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है और कहता है कि तूने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है, क्योंकि ये मासूम सा बच्चा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकता। वह अपनी पत्नी को धमकाता है और धमकाकर अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। पत्नी भी उससे उल्टी लड़ाई करने लगती है और कहती है कि अब तक तो तुम्हारी माँ को मैंने रख रखा था, लेकिन उसका एहसान की वजह तुम तो उल्टा मेरे पर ही ब्लेम लगा रहे हो और मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। ऐसा कहकर उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है और वहीं से तलाक के लिए कोर्ट में केस दर्ज करा देती है। इसके बाद कुछ दिनों तक तलाक का केस चलता है और केस चलने के बाद बच्चे की कस्टडी अब फिलहाल मुकेश को मिल जाती है और वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। तलाक के एवज में वह काफी ज्यादा रकम अपने पति से मांगती है और उस रकम को जो मुकेश होता है उसे चुका देता है और अपनी पत्नी से छुटकारा ले लेता है। इसके बाद वह अपने पूरे जीवन को अपनी माँ की सेवा में समर्पण करना चाहता है और इसी वजह से वह अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखा करता है। जो पैसे उसने अपनी पत्नी के लिए चुकाए थे उन पैसों में से जो पैसे बच गए थे उन पैसों से उसने एक अपना छोटा सा रोजगार बनाया और उस रोजगार को ऐसे सेटल कर दिया कि उसे उस रोजगार को रोज रोज ना देखना पड़े। कभी कभार वो जाकर वहां पर उस रोजगार का हिसाब किताब देख ले और उसी से उसका काम चल जाए। ज्यादा पैसे तो उस रोजगार से नहीं कमा करते हैं, लेकिन इतने पैसे आ जाते हैं कि उनके घर का खर्च आसानी से चल जाता है और अपने बेटे की स्कूल फीस वो आसानी से भर दिया करते हैं। अपनी माँ को वह अपने साथ ही रखा करता है और जब भी कहीं जाया करता अपनी माँ को अपने साथ गोदी में बिठाकर ले जाया करता। लगभग 7 साल तक इसी तरह से वो अपनी माँ को गोद में उठाए हुए गांव में घूमा करता है और कहीं भी बाहर जाया करता तो माँ उसके साथ बैठकर जाया करती और जैसे वो गाड़ी से उतरा करता तो वह भी उसकी गोदी में बैठकर उसके साथ साथ हर जगह जाया करती। और यह सब कुछ देखकर सभी लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि जब इसके पीछे की कहानी सभी लोगों को पता चलती है तो लोग मुकेश की तुलना श्रवण कुमार से करने लगते हैं और कहते हैं कि यह है कलयुग का श्रवण।
7 साल तक वो ऐसे अपनी माँ को अपने साथ रखता है और 7 साल के बाद उसकी माँ की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आने लगता है और उसके बाद उसकी माँ बातों को समझने लगी थी और घर के अंदर ही रहने लगी थी। इसके बाद मुकेश अपने बिजनेस पर गौर देता है और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने लगता है। माँ भी घर के अंदर आराम से रहा करती है और धीरे धीरे बेटा भी जवान हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।